स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने संबंध क्या है यह जाना, उसके प्रकार को भी जाना, स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रामक संबंध अच्छे से फील किया। सबको मजा भी आया होगा। आज हम उसी पर सवाल करने वाले हैं। हाँ सर, ये हुई ना बात। क्योंकि परीक्षा में तो सवाल ही आएंगे, नंबर हमें वहीं से मिलेंगे, तो ध्यान हमें यही देना है, नहीं वहां भी ध्यान देना है। क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ही तो आपके सवाल क्लियर करेगा, आपको सवाल बनाने में मदद करेगा। तो चलिए सवाल हम बनाते हैं, लेकिन उससे पहले एक वैधानिक चेतावनी। सर वो क्या? अगर आपने पिछला वीडियो देख रखा है तो फिर टेंशन ही आने की जरूरत ही नहीं है, आराम से समझ में आएगा। लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो वहां से प्लीज जाकर देख लीजिए, नहीं तो इसे समझने में बड़ी परेशानी होगी। और सर अगर नहीं देखे तो हो सकता है कि समझ में आ जाए, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हम तो यही सलाह देंगे कि आप देख लीजिए, फिर ये मजे मजे में सवाल समझ में आएंगे, मजा भी आएगा। फिर आप शिकायत नहीं कीजिएगा कि सर समझ में नहीं आ रहा है। तो देख लीजिए जाके। चलिए, हाँ जो लोग देख लिए वो मत जाने लगिएगा। सवाल लेते हैं। पहला सवाल। जैसे सवाल कैसे पूछा जाएगा हमसे? सवाल ऐसा पूछ सकता है हमसे, जैसे कहेगा कि सिद्ध करे, सिद्ध करे कि ए बराबर 5, 6, 3 के लिए, के लिए मतलब इस समुच्चय के लिए हमें कुछ सिद्ध करना है। देखिए क्या सिद्ध करना है। आर बराबर, आर यहां पर आपको दे दिया जाता है, ठीक है। 2, सॉरी माफ कीजिएगा, 2 नहीं, 5, 6, 3, 5, 5, 5, 6, 6 और मान लीजिए दे दिया जाए आपसे 6, 3, 3, 3, ठीक, ये दे दिया गया है। और कह दिया जाए के लिए आर स्वतुल्य संबंध है, किंतु ना तो सममित है ना ही संक्रामक है। लो भाई, ये चीज हमें सिद्ध करना है कि जो संबंध आपको इस बोर्ड पे दिखाई दे रहा है वो स्वतुल्य तो है, पर ना तो सममित है और ना ही संक्रामक है। सर ये स्वतुल्य, सममित और संक्रामक क्या होता है? भाई पीछे के वीडियो में हमने पढ़ाया था, देख लो, ठीक। फिर भी बताएंगे हम, थोड़ा बहुत बता देंगे, शायद इससे काम निकल जाए तो निकाल लो, बच जाओगे पिछले वीडियो से, वही तो चाहते हो आप लोग। चलो, तो स्वतुल्य कह रहा है। पहले ये जानिए कि स्वतुल्य क्या होता है। स्वतुल्य का मतलब होता है कि ऐसा संबंध जो खुद पर ही लागू हो जाए। जैसे 4 का संबंध 4 से हो, 5 का संबंध 5 से हो। और शर्त यह है कि समुच्चय में जितने भी अवयव होंगे सबके लिए ये होना चाहिए। मतलब अगर समुच्चय में 10 अवयव हैं तो 10 का संबंध अपने आप से होना चाहिए, 10 का संबंध अपने आप से होना चाहिए। सर आपके मतलब हमने जो बोर्ड पे दे रखा है उसमें 3 है, तो तीनों का संबंध अपने आप से होना चाहिए। देख लीजिए, देखिए देखिए देखिए, 5 का संबंध 5 से है कि नहीं है? सर है। 6 का संबंध 6 से है कि नहीं? सर है। 3 का संबंध 3 से है कि नहीं? है। यानी 3 अवयव थे और तीनों का संबंध अपने आप से है, तो कहेंगे कि ये स्वतुल्य है। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले दिया गया डाटा आप लिख लेंगे कि दिया है ए बराबर, ए में 3 अवयव हैं, 5, 6, 3।
और इसके लिए जो संबंध दिया है यानी आर, संबंध को आर बोलते हैं हम लोग, ठीक है, वो दिया है कि 5 का संबंध है 6 से, 3 का संबंध है 5 से, 5 का संबंध है 5 से, 6 का संबंध है 3 से, और 3 का संबंध है 3 से। चलो जी, ये है। ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि ये स्वतुल्य है, स्वतुल्य तो आपको सामने दिख ही रहा है कि हाँ सर तीनों अवयव अपने आप से संबंध रख रहे हैं। लिखेंगे कि चूंकि 5 5 6 6 तथा 3 3 बिलोंग्स टू आर, यानी आर में शामिल हैं, सब ये जोड़े आर में शामिल हैं, इसलिए आर स्वतुल्य संबंध है। ठीक, स्वतुल्य है। होने के लिए सब रीजन देने पड़ते हैं, प्रत्येक अवयव के लिए जितने संबंध बन सकते हैं सबके लिए। नहीं होने के लिए बस एक रीजन काफी है। और आगे तो हमें यही करना है कि सममित नहीं है। सममित क्या होता है सर? देखो, सममित कहता है कि यदि आपके संबंध में ए बी है तो ऐसे स्थिति में बी ए बी होना चाहिए। अगर आपके संबंध में ए बी है तो बी ए बी आपके संबंध में होना चाहिए, तो ही बोलेंगे सममित है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो बोलेंगे कि सममित नहीं है। देखिए, 5 6 आपके संबंध में है, इसका उल्टा देखिए तो 5 6 तो आपके संबंध में है कि हाँ सर है। अब जरा देखिए कि क्या 6 5 आपके संबंध में है। देखिए तो कहीं पर 6 5 सर नहीं है। 6 5 आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, आर में है ही नहीं। तो यानी ये है पर ये नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये सममित नहीं है। एक रीजन काफी है। लिखेंगे कि चूंकि 5 6 जो कि आर में दिख रहा है आप लोगों को, बिलोंग्स टू आर, किंतु 6 5 नॉट बिलोंग टू आर। काट दीजिए ऊपर से, उसको बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि आर में वो नहीं है, इसलिए आर सममित नहीं है या सममित संबंध नहीं है। ये अच्छा रहेगा, सममित संबंध नहीं है। मजा आया? थोड़ा सा आया सर, थोड़ा थोड़ा ही आएगा, थोड़ा थोड़ा ही आएगा। चलो, संक्रामक भी नहीं है सर, ये क्या होता है? आइए इसे भी समझाते हैं। पीछे तो समझा, एक बार और समझ लो। देखिए, संक्रामक का मतलब होता है कि कहता है अगर एक का संबंध बी से है, ठीक, ये आर में है, और बी का संबंध बी का संबंध सी से है, मतलब ए का संबंध जो बी से है वही बी का संबंध सी से होना चाहिए। और ये होने पर, यानी ये दोनों होने पर ए का संबंध सी से होना चाहिए, तब बोलेंगे कि ये संक्रामक है। चूंकि हमें नहीं सिद्ध करना है, इसका मतलब हुआ हमें ऐसा उदाहरण ढूंढना होगा इसमें कि ये तो हो, ये तो हो, पर ये ना हो, पर ये ना हो। देखिए देखिए देखिए, किसी के लिए देखिए, ध्यान से देखिए आप लोग। जैसे मान लीजिए कि 5 6 हमारे आर में है। अब 6 को देखिए किसी के साथ, 6 का संबंध मान लीजिए 3 से, नहीं 6 3, ये भी है आर में। अब ध्यान से देखिए कि 5 का संबंध 6 से, 6 का संबंध 3 से, तो ऐसे सिचुएशन में 5 का संबंध किससे होना चाहिए? 3 से होना चाहिए। 5 का संबंध 3 से होना चाहिए। क्या यहाँ पर 5 3 है? देखिए तो सर 3 5 है, नहीं 5 3 चाहिए हमको, 5 3 सर, 5 3 तो नहीं है, तो ये नहीं है, तो नहीं है, तो ये संक्रामक नहीं है। मिल गया रीजन? समझ में आया? बिल्कुल आया। आइए भाषा लिखते हैं। लिखेंगे कि चूंकि 5 6 बिलोंग्स टू आर,
तथा 6 3, 5 का संबंध 6 से, 6 का संबंध 3 से, बिलोंग्स टू आर। किंतु अब इनसे हमें यह होना चाहिए कि 5 और 3 का भी संबंध लगना चाहिए। तो 5 और 3 का संबंध तो है ही नहीं, यहां पर 5 का संबंध 3 से नहीं है, 3 का संबंध 5 से, पर 5 का संबंध 3 से नहीं, देखिए कहीं नहीं है, तो नॉट बिलोंग टू आर। इसलिए आर संक्रामक संबंध नहीं है। प्रूव्ड। एकदम आसान तरीके से आपको हमने समझा दिया। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। सर समझ में तो आया, पर हाँ देखो इतना तो होगा, दिमाग पे लोड पड़ेगा, वो नेचुरल है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। समझ में आया, बहुत बड़ी बात है आपके लिए, बहुत बड़ी बात। इसे बोरिंग समझते हैं बच्चे, अरे बोरिंग नहीं है यार, बोरिंग नहीं है। स्वतुल्य का मतलब होता है खुद पे संबंध होना चाहिए। जैसे मान लो एक संबंध है आपके परिवार में, नहीं, और आपके परिवार के सदस्यों का समुच्चय, और उसमें हम कह दे कि ए बी का पिता है। अब कोई व्यक्ति खुद का पिता होगा, नहीं हो सकता है, तो ये स्वतुल्य नहीं है। अब सममित के लिए कहता है कि ए का जो संबंध बी से होना चाहिए, बी का संबंध वहीं से। अगर मान लीजिए कि ए जो है बी का पिता है, तो बी ए का पिता थोड़े होगा, वो तो उसका पुत्र ना होगा, तो सममित भी नहीं है यह, असंक्रामक। मान लीजिए कि भाई ए बी का पिता है, हमने बोल दिया, ठीक है, तो ए बी का पिता है, ठीक है, ए जो है बी का पिता है और बी जो है सी का पिता है, तो क्या ए सी का भी पिता होगा? नहीं, ए तो उस स्थिति से सी का दादा हो जाएगा। समझ में आया? तो ये संक्रामक भी नहीं है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है यह, बोरिंग समझ लेते हैं लड़के। चलो नोट कर लो आप लोग, बढ़िया सवाल था। और भी लेते हैं, और भी लेते हैं, टेंशन ना लीजिए। मिटा दी से, हाँ वीडियो रोक कर, वीडियो चालू करके नोट थोड़ी करोगे, रोक लो यार, रोक कर नोट करो, पीछे चले जाओ नोट नहीं किए तो, नोट जरूर करो, तभी तो एग्जाम में बना पाओगे। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल ध्यान से देखिएगा आप लोग। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि सिद्ध करे, सिद्ध करे कि ए बराबर, मान लीजिए ले लिया 3 5 6 12 के लिए आर बराबर, आर बराबर 3 5, ठीक, 3 6 6, छोड़िए ये तो समझ में आ गया सबको। ऐसा लेते हैं ए कमा बी, अच्छा रहेगा। अरे उस तरह से तो बना ही लेना, पीछे एक ही टाइप के कितने बनाया जाए। हाँ सर ठीक रहेगा। चलो ये वाला देख लो, ये वाला आपको डिस्टर्ब करता होगा, बिल्कुल करता होगा, तो इसे ही निपटा लेते हैं। अरे मजा आएगा। देखो ए बी मतलब हुआ ए बी से संबंधित है इस प्रकार, सच डैट मतलब इस प्रकार, ए बी से इस प्रकार संबंधित है कि ए बराबर टू बी। ए बराबर टू बी का मतलब हुआ ए बी का दुगना है, ए बी का दुगना है, जहां ए और बी बिलोंग्स टू ए। इसका सिंपल सा यही मतलब है, इससे परेशान ना होइएगा। अरे भाई ये तो माइक, देखिए इससे परेशान नहीं होना। इसका मतलब हुआ कि ए और बी दोनों हमें इसी में से लेने हैं, ए और बी दोनों हमें इसी में से लेने हैं, कहीं और से नहीं लेने हैं, कहीं और नहीं जाने आपको, उसी में से लेने हैं, ठीक। ये हो गया, यही कह रहा है, और कह रहा है कि ए जो है बी का दुगना है। और ना तो स्वतुल्य, ना सममित, ना ही संक्रामक है। सीधा बोले तो तीनों में से कोई नहीं है, सिद्ध करना है हमें, ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है, ना संक्रामक है। पहले ऐसे ही निपटा लो। देखो स्वतुल्य का मतलब क्या समझाएं? स्वतुल्य का मतलब हमने समझाया कि संबंध खुद पे लागू हो जाना चाहिए, ए का संबंध ए से ही हो जाना चाहिए।
मतलब 4 का संबंध 4 से, 5 का संबंध 5 से। तो यहां पर हमारे पास अब क्या है, 3 5 6 12, यानी कि 5 का संबंध 5 से होना चाहिए। थोड़ा संबंध को गौर से देखो, देखो देखो। कह रहा है ए जो है बी का दुगना है। अब बताओ कि कोई नंबर खुद के नंबर का दुगना कैसे हो सकता है? हाँ सर, नहीं हो सकता। तो ये खुद से संबंध लगेगा? खुद पे संबंध लगेगा? नहीं लग सकता है। क्या बताओ कि 3 3 आपके आर में आएगा? क्या 3 3 का दुगना है? नहीं सर, 3 3 के बराबर है। दुगना कैसे हो सकता है? तो ये वाला संबंध इस पे लागू नहीं हो सकता है। तो हम कहेंगे कि ये स्वतुल्य नहीं है। चलो ये तो सिद्ध हो गया। लिखेंगे, टेंशन ना लो, अभी तो मजा लो। चलो हाँ, समित। समित के लिए क्या कहता है कि ए का संबंध जो बी से हो वही बी का संबंध ए से हो जाए। चलो जी, ले लो कोई ऐसा जिसमें ए जो है बी का दुगना हो। ए जो है बी का क्या हो? दुगना हो। तो चलो 3 जो है, सॉरी 6 जो है 3 का दुगना है, यानी ये संबंध में जा रहा है कि 6 जो है 3 का दुगना है। अब इसको पलट दो, उल्टा कर दो, 3 6। अब बताओ कि क्या ये आर में है? 3 6 का दुगना है? नहीं सर, 3 तो 6 का आधा है। 3 6 का दुगना है? नहीं, ये संबंध नहीं लग सकता है। यानी इसके होने पर ये नहीं हो रहा है, जबकि सममित कहता है कि इसके होने पर ये होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है, तो ये सममित भी नहीं है। सर सममित भी नहीं है, क्योंकि उल्टा नहीं हो सकता है। पहला अगर दुगना है तो दूसरा तो आधा होगा, इसलिए कह रहे हो आप सममित नहीं। हाँ वही बात है। अब देखो संक्रामक के लिए क्या कहता है। संक्रामक के लिए हमने बताया आपको कि ए बी आर में जाने चाहिए और फिर बी सी भी आर में जाने चाहिए। और ऐसी स्थिति में अगर ए और सी आर में गए तो संक्रामक होंगे, और यदि नहीं गए तो संक्रामक नहीं होंगे, क्योंकि हमें नहीं सिद्ध करना है। तो चलिए कोई ऐसा लीजिए कि पहला दूसरा से दुगना हो, दूसरा किसी तीसरे से दुगना हो, दूसरा किसी तीसरे से दुगना हो। ध्यान से देखिए, इसको मिटाते हैं हम, इसको मिटाते हैं और समझाते हैं आप लोगों को। देखिए 6 जो है, 6 जो है 6 12 ले लो, 12 इसमें देखो, 12 12 जो है 6 का दुगना है। 12 जो है 6 का दुगना है, वो आर में आएगा। हाँ सर, 12 जो है 6 का दुगना है तो हमारे आर में आएगा। 6 जो है 3 का दुगना है। 6 जो है 3 का दुगना, देखो 6 इसी में से लिए, 3 इसी में से लिए हैं। गोल गोल नहीं ना घूम रहे हो अरे सिंपल, मतलब हुआ पहला दूसरे का दुगना है, तो जानबूझ के हम चुन रहे हैं कि 12 जो है 6 का दुगना है, 6 जो है 3 का दुगना है। अब ऐसे स्थिति में ये संबंध सेम वही संबंध इन दोनों पे लगना चाहिए। बताओ क्या 12 3 का दुगना है? नहीं सर, वो तो 4 गुना है। 12 जो है 3 का दुगना नहीं है, यानी नॉट बिलोंग टू आर। ये जो है आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये संक्रामक भी नहीं है, यानी ना तो स्वतुल्य, ना ही सममित, और ना ही संक्रामक है। और बेकार ना इसको भारी बना रखा आप लोगों ने कि बड़ा टफ है, बोरिंग है, ये है वो है, पता नहीं 17 तरह की बातें करते हो आप लोग अपने अपने क्लास में। तो लिखे हैं, बनाए हैं? हाँ सर लिखिए, अब तो समझ में आ गया है, भाग मत जाइएगा। दिया है, ए लिख लो। ए क्या दिया है? दिया है 3 5 6 12। ठीक, चलो जी। आर संबंध क्या दिया है? संबंध दिया है कि ए बी से इस प्रकार संबंधित है कि ए बराबर टू बी। ए बी का दुगना है, इसको कह सकते हैं आप लोग। यहाँ पर ए भी कह रहा है कि ए और बी दोनों बिलोंग करते हैं ए से। करेंगे ही भाई, उसी समुच्चय पर लिए हैं तो कहाँ से बिलोंग करेंगे? आसमान से नहीं ना। हाँ, तो ये तो कॉमन सेंस है। तो अब हमें साबित करना है, सिद्ध करना है कि स्वतुल्य नहीं है। तो जरा ध्यान से देखो कि क्या हम यहाँ पर 3 3 या 5 5 या 6 6 या 12 12 ले तो कोई भी इस संबंध पे लागू होगा? क्या 12 12 का दुगना होगा? नहीं होगा। तो बस कोई भी एक ओरिजन दे दो, लिख दोगे चूंकि 5 5 नॉट बिलोंग टू आर। 5 5 जो है आर में है ही नहीं, 5 5 का दुगना नहीं हो सकता है, इसलिए आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। हो गया। सम्मित सिद्ध करना है, तो सम्मित के लिए क्या करेंगे? कोई ऐसा उदाहरण लेंगे कि पहल का हो जाए दुगना और पलटे तो ना हो, तब हो जाएगा। चलो ले लो ले लो ले लो ले लो। चूंकि देखो 6 3 शामिल है आर में। कैसे? क्योंकि 6 जो है 3 का दुगना होता है, तो ये आर में है। किंतु
अब अगर हम इसको उल्टा कर दें यानी 3 छौ कर दे तो ये हमारे रिलेशन में नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि 3 छौ का दुगना नहीं होगा, 3 छौ का आधा होगा, तो ये संबंध पे लागू नहीं हो रहा है। इसलिए आर सममित संबंध नहीं है। लो जी, ये भी सिद्ध हो गया। आओ संक्रामक सिद्ध करते हैं। कोई ऐसा उदाहरण लो जिसमें पहला दूसरे संबंधित हो जाए, दूसरे तीसरे संबंधित हो जाए। लो तो सर 12 लिखेंगे, चूंकि 12 छौ बिलोंग टू आर। मतलब हुआ कि देखो 12 छौ का दुगना है, हाँ सर है, कोई दिक्कत नहीं है। छौ 3 का दुगना है तो ये भी संबंध में जाएगा। किंतु ऐसे सिचुएशन में अब इन दोनों का वही संबंध हो जाना चाहिए। देखो तो है 12 3, 12 क्या 3 का दुगना होगा? नहीं सर, 4 गुना होगा। तो फिर ये नॉट बिलोंग टू आर, ये आर में शामिल नहीं है। इसलिए आर संक्रामक संबंध नहीं है। मतलब ना तो स्वतुल्य, ना सममित और ना ही संक्रामक साबित हो गया। प्रूव्ड। आसान भाषा में फटाफट नोट कर लीजिए और लेते हैं। बताएं जी सर जी। अब देखो ये तो हो गए नहीं वाले। अब थोड़ा चलते हैं ज्यामिति की तरफ, जो आपको बोरिंग फील कर रहा होगा ना, उसी तरफ चलते हैं। देखो जैसे डर लगे ना उसी का सामना करो, डर अपने आप भाग जाएगा। तो क्वेश्चन ले लेते हैं कि यदि क्या ले ले, मान लीजिए टी, ठीक है, टी किसी तल में स्थित त्रिभुजों का समुच्चय हो तो सिद्ध करे कि आर बराबर T1, T2। सर कहीं तो देखा है हमने आपके एनसीईआरटी बुक कहीं है, देखे होंगे आप लोग। T1, T2 सच डैट, यानी इस प्रकार संबंधित है कि T1 और T2 सर्वांगसम है। सर्वांगसम है, ठीक। यदि T किसी तल में स्थित त्रिभुजों का समुच्चय हो तो सिद्ध करे कि R बराबर ये वाला, मान ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है तुल्यता संबंध है। तुल्यता सर सममित पढ़े थे, स्वतुल्य पढ़े थे, संक्रामक पढ़े थे, तुल्यता का होता है। हाँ। देखिए ऐसा संबंध जो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो, संक्रामक भी हो, तीनों होता है तो बोलते हैं कि तुल्यता संबंध है। आया समझ में? हाँ सर, जो तीनों होगा तुल्यता, बिल्कुल। यानी हमें सिद्ध करना है कि ये सममित भी है, संक्रामक भी है और स्वतुल्य भी है। चलिए जी पहले ऐसे ही सिद्ध करते हैं, बिना कुछ लिखे। सोचिए कि किसी तल में त्रिभुज है, नहीं ढेर सारे अजीब अजीब तरीके के त्रिभुज, बड़े छोटे, ठीक है, तरह तरह के त्रिभुज हैं। मान लो ये त्रिभुज है, सब अलग अलग तरीके के, किसी तल में है। अरे अनंत त्रिभुज हो सकते हैं, जितना आप कल्पना कर सकते हो कर लो, तरह तरह के त्रिभुज। कर सिद्ध कर दो, सम्मित भी है, संक्रामक भी है और स्वतुल्य भी है, ठीक, तीनों है। स्वतुल्य होने के लिए क्या चाहिए कि संबंध खुद पे लागू हो जाना चाहिए। अब बताओ कि यहाँ बात किसकी हो रही है कि T1 और T2 क्या है, सर्वांगसम है। बताइए कि कोई भी त्रिभुज खुद के त्रिभुज का सर्वांगसम होगा कि नहीं होगा?
सर ये सर्वांग सम क्या होता है? लो, सर्वांग सम ही नहीं पता है आप लोगों को, 9th में पढ़ोगे आप लोग। सर्वांगसम त्रिभुज का मतलब होता है कि ऐसे दो त्रिभुज जो एक दूसरे को ढक ले, इनको बोलते हैं सर्वांगसम त्रिभुज। पूरी तरह से एक दूसरे को ढक लेंगे तो बोलेंगे सर्वांगसम त्रिभुज। अब बताइए कि कोई त्रिभुज खुद के त्रिभुज का यानी अपने आप का ही सर्वांगसम होगा कि नहीं होगा? जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज है, उसका जिरक्स एक त्रिभुज ले लो, तो क्या एक दूसरे को ढकेगा? हाँ सर ढकेगा, क्योंकि वो सेम ही तो है, तो ढकेगा। तो कोई भी त्रिभुज खुद के त्रिभुज का सर्वांगसम होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये संबंध खुद पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सर लग रहा है, तो स्वतुल्य है या कि नहीं? सर है। समझ में आया? आया। तो स्वतुल्य तो है, चलो स्वतुल्य है, इतना हमने समझ लिया कि स्वतुल्य है। सिद्ध करेंगे, अरे यार सिद्ध करेंगे, ठहरे रहो। सममित, समित चेक करते हैं। अब जरा सोचो कि अगर ये त्रिभुज ए, मान लो ये ए है, मानो 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 ए सर्वांगसम है इस त्रिभुज बी के। अरे भाई सर्वांगसम मतलब बराबर ही होगा, ढकेगा एक दूसरे को। तो अगर हम ये चीज पलट दें और इसको इधर ला दें बी, तो क्या ये ए के सर्वांगसम होगा कि नहीं होगा? सर होगा। पलटने से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि बात तो वही ना होगा कि ए और बी सर्वांगसम है तो बी और ए भी सर्वांगसम ही होंगे। सोचो सोचो, ए और बी एक दूसरे को ढक रहे हैं तो बी और ए भी तो एक दूसरे को ढकेंगे। अरे बात वही है, खाली शब्दों का फर्क है। तो ये पलटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ए बी का संबंध आ रहा है तो बी ए का भी संबंध आएगा ही आएगा। ये दोनों सर्वांगसम है तो ये भी दोनों सर्वांगसम होंगे ही होंगे। तो ये सममित भी है। सर ये भी सिद्ध हो गया, लेकिन ये तो मुंह जबाने सिद्ध कर रहे हैं, तो काती सिद्ध कर लिख के करेंगे। संक्रामक, इसके लिए 3 चाहिए ना। तो सोचो कि आपके पास एक त्रिभुज है, ये वाला ए, ये सर्वांगसम है एक त्रिभुज बी के, ठीक। सेम, थोड़ा बहुत गड़बड़ तो एडजस्ट कर लीजिएगा। अब बी जो है, बी जो है ये सर्वांगसम है सी के, ये सर्वांगसम है सी के। तो एक बात बताइए कि अगर ए और बी सर्वांगसम है, बी और सी सर्वांगसम है, यानी बी जो है सी के सर्वांगसम है, तो हमको अब बस इतना ही बात बता दीजिए कि क्या ए और सी सर्वांगसम होंगे कि नहीं होंगे? सर होंगे, क्योंकि ए बी के सर्वांगसम, सोचो ऐसे, अच्छा हाइट से सोचो कि ए जो है बी के हाइट के बराबर है, अब बी जो है सी के हाइट के बराबर, इसका मतलब क्या हुआ? तीनों बराबर है, तो इसका मतलब ये तीनों सर्वांगसम है, तो ए और सी भी क्या होगा? सर्वांगसम होगा। तो ये संक्रामक भी है, होगा कि नहीं होगा? तो बस तीनों है तो क्या है? तुल्यता है। अब सिद्ध करना है तो भाषा लिखना होगा। समझ में तो आ गया होगा कि हाँ सर समझ में आया। स्वतुल्य इसलिए है क्योंकि कोई भी त्रिभुज खुद के त्रिभुज का सर्वांगसम ही होगा। असममित इसलिए है क्योंकि त्रिभुजों को इधर उधर करने से सर्वांगसम थोड़े बदल जाएगा। सर्वांगसम का मतलब होता है एक दूसरे को ढक लेगा, तो ए भी सर्वांगसम है तो बी भी सर्वांगसम होगा, तो इसलिए सम्मित है। और संक्रामक इसलिए होगा क्योंकि ए अगर बी से सर्वांगसम है, बी अगर सी से सर्वांगसम है, तो ए और सी भी सर्वांगसम होंगे ही होंगे। चलो लिखते हैं। हाँ तो क्या लिखें? लिखेंगे चूंकि चूंकि कोई भी त्रिभुज, यही भाषा ही चलेगा, कोई भी त्रिभुज स्वयं के सर्वांगसम होती है, खुद के तो सर्वांगसम ही ना होगी, इसलिए आर स्वतुल्य संबंध होगा या है, ठीक। अब देखो ध्यान से, यदि त्रिभुज T1 T2 ये दोनों सर्वांगसम हैं, तो T2 T1 भी सर्वांगसम होंगे। पलट देने से कोई फर्क थोड़े पड़ जाएगा, नहीं ना पड़ेगा। यदि त्रिभुज T1 T2 T2 सर्वांगसम हैं, तो T2 T1 भी सर्वांगसम होंगे। इसलिए आर सममित संबंध
होगा। ठीक, अब संक्रामक। संक्रामक सोचिए कि यदि T1 T2 के सर्वांगसम है और T2 T3 के सर्वांगसम है तो पक्का T1 जो होगा T3 के सर्वांगसम होगा। क्यों होगा आपको बता दिए हम। ठीक, लिखेंगे कि चूंकि यदि T1 T2 सर्वांगसम है और T2 T3 सर्वांगसम हैं तो T1 T3 भी सर्वांगसम होंगे, होंगे ही होंगे। इसलिए R संक्रामक संबंध होगा। प्रूव्ड, साबित हो गया। लो, तो बस ऐसे ही सवाल हमसे पूछे जाएंगे जो कि आसान भी है, बना लेंगे आपको। चलते हैं, मिलते हैं।